यूनिट 4 एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। बच्चे एक्सचेंज रेट क्या होता है, पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं टू और मोर करेंसीज की, ठीक है, टू और मोर करेंसीज, ठीक है। अगर टू और मोर करेंसीज कहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे टू और मोर कंट्रीज है, ठीक है ना, टू और मोर कंट्रीज हैं। तो बच्चे जहां पे भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज जहां पे भी इन्वॉल्व है, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक करेंसी को, वन करेंसी को सेकेंड के पार वैल्यू पे लाना पड़ता है। पार मतलब इक्वल लाना पड़ता है, ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो प्लेस मतलब कर सके हम, ट्रांजैक्शन जो है वो इफेक्टिव हो, राइट। तो बच्चा से सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ if say for example $1 is rupees 84, that means कि purchasing power, ठीक है, purchasing power of dollar, purchasing power of dollar in India is rupees 84। तो $1 कितने तक की सामान खरीद सकता है यहाँ पे बच्चे, 84 रुपीज का। तो ये जो सी बच्चे करेंसी होती है ना, ये जिसको वन में डिनोट करते हैं, है ना, जिसको हम वन में डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं बेस करेंसी। क्या कहते हैं? यस, इसको हम बेस करेंसी कहते हैं बेटा। और ये जिसके एक्सचेंज में हम बात करें, दूसरी करेंसी जो पॉइंट्स में भी हो सकती है, 0.12, 0.58, या फिर रुपीज समथिंग, या पाउंड सो मच, येन, ऐसा जो भी, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी करेंसी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी करेंसी। ये कहीं लिख लो बेटा, दिस इज नॉट रिटन हियर, क्योंकि दिस इज अ पार्ट योर ऑफ योर एफएम। जब आप फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे तो फिर वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट काम आएगी। बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने हमेशा ध्यान कर रखना है कि जो वन में डिनोमिनेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस करेंसी, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सुनो, £1 इज इक्वल टू $2। तो इस केस में बेस करेंसी कौन सी बेटा? अच्छा, नहीं, वन नहीं, पाउंड है कि डॉलर है? बेस करेंसी पूछ बेटा मैं, व्हाट इज अ बेस करेंसी, लास्ट टाइम दोबारा से बता दो। हम्म, ओके, पाउंड, पाउंड, हाँ पाउंड बोल रहे हो ना इस केस में, दिव्यम, पाउंड, पाउंड। सुजल, व्हाट डू यू से बेटा? कर्ष, इन दोनों में से बेस करेंसी कौन सी है? मन्नत, यक्ष, अनुज, पाउंड मैम। £1। मैम पाउंड है। वेरी गुड बेटा। तो बच्चे, कंपाउंड है। वेरी गुड, सो द आंसर इज व्हाट बच्चे, पाउंड। जब भी हम बात करते हैं बेस की, बेस मतलब जो भी वन में डिनोमिनेटेड है। एक और एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल, 1 पाउंड, सॉरी 1 पाउंड नहीं, कोई और देते हैं, 1 येन, 1 जापानीज येन इज इक्वल टू 0.84 पाउंड। बताओ, वन नहीं, मुझे नाम बताओ, येन है कि पाउंड है? ये, ये, ये। सुजल, यक्ष, उत्कर्ष, येन। मन्नत, येन मैम। मैम येन। अनुज, सृष्टि, अनुज एंड सृष्टि, व्हाट डू यू से? ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो बच्चे इस चैप्टर में जो भी कंट्री एक्सचेंज कर रही होगी, जिसकी भी किताबें हम पढ़ रहे हैं, जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होम करेंसी। क्या कहेंगे? होम करेंसी। जैसे हमारे लिए होम करेंसी इज रुपीज, INR, यस, INR रुपीज, ठीक है। अगर आप बच्चे हो कनाडा में तो आपके लिए होम करेंसी क्या हो जाएगी? कैनेडियन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, CND होता है शायद, हाँ, CAD,
ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स। अगर अब मैं बात करूं आपसे, आप इंडिया में हो, होम करेंसी आपकी ये है, से सपोज आपने कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया फ्रॉम यूके, सो आपकी बच्चे फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी? पाउंड्स। ठीक है, इतना क्लियर है बेस? चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, इसकी डेफिनेशंस यहाँ कहीं नहीं है, बट समझ आया? ठीक है, ऑनलाइन बच्चे समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ ठीक है बच्चे, आ जाओ। सबसे पहले तो बच्चे एक्सचेंज रेट होता क्या है? A foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires settlement in foreign currency, including transactions arising when an enterprise either कह रहे कि foreign currency होता क्या है, वो transaction होता क्या है? ऐसा transaction जिसमें बच्चे क्या है, हमें दूसरी करेंसी में कुछ ना कुछ सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट मीन्स या तो लेना है या ऐसा देना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि क्यों चाहिए होगा, या तो कोई कंपनी, इंटरप्राइज, इंडिविजुअल, कुछ भी कह लो, बाय या सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, बोरो करता है या लेंड करता है रुपीज या अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल टू और फ्रॉम अदर कंट्री, becomes a party to an unperformed foreign exchange transaction. Make you understand अभी foreign exchange, ये forward, sorry, forward exchange transaction ये future क्या होता है, I'll just make you understand it. Otherwise acquires or disposes assets, या तो खरीदा या बेचा कोई एसेट को, लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीद लिया। सेटल्स लायबिलिटी, मैंने कोई भी बेटा इनकर करी, मतलब मैंने बोरो किया कुछ सामान या उधार पे सामान खरीद लिया, या फिर मैंने पैसे जो है उधार के चुका दिए, denominated in foreign currency. Now, what is forward exchange contracts? ठीक है, प्लीज आई जस्ट वांट एवरीबॉडीज अटेंशन हियर, अदरवाइज अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, नहीं समझ आने वाला। ठीक है, आज एक बार के लिए पूरा ध्यान 100% बोर्ड पे रहेगा। बच्चे हमारे ना, पहले तो हम मार्केट्स की बात करते हैं। मार्केट ना दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल मार्केट, ठीक है, और दूसरी होती है बच्चे हमारी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट। फिजिकल मार्केट तो हो गई जो तुम्हारे नीचे है बेटा, ठीक है, सामान लिया खरीदा, जिसमें हमने सेटलमेंट, कोई भी सामान खरीदा और तुमने दे दिया, चाहे ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, ठीक है, वो है फिजिकल मार्केट, जिसमें कुछ ना कुछ लेन देन जरूर होता ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है बच्चे, जहां पे भी हम बात करेंगे किन किन चीजों की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या चीज है, ये मार्केट है क्या? ध्यान बच्चे, डेरिवेटिव एक इस तरह की मार्केट है जो कि अपना नाम या कोई भी चीज जो है ना, वो किसी और एसेट से नाम डिराइव करते हैं। किसी भी और एसेट से जब हम नाम डिराइव करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का, उसका हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव मींस डिराइविंग, डिराइविंग द वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, जिसकी भी हम बात करें। से सपोज मैं प्याज की बात कर रही हूँ, मैं प्याज को लेन देन नहीं कर रही, मैं प्याज का लेन देन नहीं कर रही, मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, मैं एक तरह का सट्टा खेल रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ आज जो है प्याज का भाव ये है, कल को ये जब इतने का हो जाएगा ना, मैं यहाँ से खरीद के किसी और को बेच देने वाली हूँ। क्या मैं प्याज खरीदने वाली हूँ एक्चुअल में, क्या मैं यूज करने वाली हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उसके प्राइस चेंज की वजह से प्रॉफिट्स कमाने वाली। दैट इज डन इन डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अब इसमें जो मैं वर्ड्स आपको समझाने लगी हूँ बेटा, उसमें से सबसे पहला जो टर्म है दैट इज स्पॉट मार्केट। क्या कहते हैं? स्पॉट। स्पॉट मार्केट मीन्स कि आज आप कहाँ बैठे हो, इंडिया में बैठे हो, ठीक है, आप इंडिया में बैठे हो और आपने क्या करना है बच्चे, आपने कोई भी सामान है, से सपोज यूके से खरीदना है, ठीक है, यूके से खरीदना है, तो आप क्या करते हो, इंडिया वाला यूके वाले को बच्चे क्या कर देता है, ऑर्डर लिखवा देता है गुड्स एंड सर्विसेज, कि मुझे इतना सामान आज चाहिए, और आज जो प्रिवेलिंग रेट है बच्चे वो है 106 रुपए पर पाउंड, 106 रुपए पर पाउंड।
हाँ जी। तो स्पॉट मार्केट नाम से ही पता लग रहा है, स्पॉट मीन्स अभी, अभी के अभी मैंने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस करा और अभी के अभी जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसमें हमने लेन देन कर दिया, दैट इज स्पॉट मार्केट। तो इसमें तो देखो कोई ऐसा पैसा ना मैं एक्स्ट्रा कमा सकती हूँ ना मैं लूज कर सकती हूँ, है ना, ना कमा सकती हूँ एक्स्ट्रा ना मैं लूज कर सकती हूँ। ये तो एक तरह की क्या होगी, फिजिकल मार्केट, जिसमें मैंने लेन देन कर लिया सामान का। बच्चे दूसरी आ गई हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। क्या आई? फॉरवर्ड मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, ध्यान। फॉरवर्ड मार्केट होती है कि मैं ना वही बैठी का हूँ इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बैठी हूँ और बच्चे हैं मैं यूके में मैंने एक्सचेंज करना है, पर मैं क्या कह रही हूँ सुन लो, मैं आज आज यूके के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जो भी उस टाइम पे एक्सचेंज रेट होगा, 3 महीने आज से मतलब आज अभी क्या चल रहा है, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से मैं आपसे कोई भी सामान जो है खरीद लूंगी, जिसका मैंने आज ही क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 50 किलो आलू आपसे 3 महीने बाद लूंगी, जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट। तो बच्चे अगर उस दिन, आज तो जो रेट है वो क्या है, 106 रुपए पाउंड, 3 महीने बाद बच्चे अगर ये रेट 104 रुपए हो गया तो मुझे फायदा होगा, अगर यस ये मैम। 8 रुपए हो जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में हम रेट्स जो है वो आज नहीं डिसाइड करके रखते, आज रेट डिसाइड करके नहीं रखते, पर आज गुड्स का ट्रांजैक्शन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चे आ जाती है फ्यूचर्स मार्केट। कौन सी मार्केट? फ्यूचर, ठीक है, नाम से तो चल रहा है फ्यूचर मतलब बाद में कुछ होने वाला है ना। तो फ्यूचर्स मार्केट क्या है? फ्यूचर्स मार्केट है बेटा जहां पे आज मैं कहाँ बैठी हूँ, वही इंडिया में बैठी हूँ, मैं यूके वाले बंदे से बोलती हूँ कि देख यार मेरे को ना डर है कि कल को प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि यूके तो जो एप्रिशिएट होता रहता है, इंडियन आईएनआर डिप्रिशिएट होता रहता है, तो मुझे तो जी बहुत ज्यादा डर है। तो यूके वाला जो सप्लायर है ना मुझे कहता है मैडम जी ऐसे करो, आपने 3 महीने बाद जो मेरे से माल लेना है ना, 50 किलो आलू की जो बात कर रहे हो आप ले लो, पर उसका रेट ना आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं, 106 रुपए है ना, चलो 106.5 रुपए पर पाउंड के हिसाब से हम सौदा कर लेते हैं। दिस इज फ्यूचर्स मार्केट। So futures market is a market condition where the price and the quantity that has to be dealt with is decided in advance. आज ही मैंने डिसाइड कर, हेजिंग वेजिंग आपके सिलेबस में अभी नहीं है, वहां नहीं मैं गुजरी, पर ये समझ आई तीनों टाइप्स की मार्केट, स्पॉट, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड अभी हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा, तो फॉरवर्ड में क्या लिखा है बेटा, बिकम्स अ पार्टी ऑफ एन अनपरफॉर्म्ड, समझ आ गया, क्योंकि अभी तो परफॉर्म कर रहा है ना 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मैंने परफॉर्म करना है, बट पैसा तो बेटा ड्यू हो ही चुका है ना, एक तरह से देखा जाए तो उस दिन जो भी एक्सचेंज रेट होगा मुझे उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर भी फॉरेन एक्सचेंज की तो जरूरत मुझे पड़ेगी 3 महीने बाद, उसकी बात कर रहे हैं। समझ आ गया, आया कि नहीं? यस और नो? यस मैम। ठीक है। स्पॉट मार्केट होता है साथ आपको आज के आज जो है आप डिसाइड कर लेते हो, मतलब मैं बैठी हूँ ऑनलाइन, एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा, मतलब आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आज ऑनलाइन बैठी हूँ, मुझे यूएसए से कोई सामान पसंद आया, मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया, पेमेंट कर दी, मेरे पास था वो वाला से सपोज मेरे पास वो जो होता है फॉरेक्स वाला कार्ड था, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउड थी, वो मैंने कर दिया पेमेंट, और पेमेंट आज के हिसाब से कट गई, डिलीवरी चाहे बाद में आती रहे, डिलीवरी की बात नहीं कर रहे, ट्रांजेक्शन आज हो गया, मैंने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने लिख दिया ये ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड एंड विल बी डिलीवर्ड इन सो एंड सो वर्किंग डेज, ठीक है, और मैंने कर दी पेमेंट। तो ये बच्चे क्या है, दिस इज स्पॉट ट्रांजैक्शन। या आप से सपोज बिजनेसमैन हो, आपने अभी चाइना गए, आपने माल लिखवाया है वहां पे, पैसे दे रहे, माल आ जाएगा आपको, पैसे तो आप दे ही चुके हो, तो दिस इज स्पॉट, अभी के अभी कर रहे हो, जो आज का रेट है आज के रेट पे ही आज ट्रांजेक्शन कर रहे हो। फ्यूचर्स इज कल के रेट, कल
का जो रेट है उसको आज ही प्री डिटरमाइन कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है डर कि कल को रेट जो है वो बढ़ने वाला है, तो मैं रेट आज ही बच्चे डिसाइड कर लेती हूँ। ठीक है, कि 3 महीने बाद मुझे 50 किलो आलू खरीदने हैं, मैं उस दिन के रेट की वेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हूं रिस्क एवर्स, मैं हूं डरपोक। मुझे तो आज के आज ही श्योरिटी चाहिए कि 3 महीने बाद मुझे कितने पैसे देने हैं। दैट इज फ्यूचर्स। फॉरवर्ड है कि आज मैंने क्या करा बच्चे, 3 महीने बाद 50 किलो आलू खरीदने हैं। ठीक है, 3 महीने बाद 50 किलो मुझे आलू खरीदने हैं बेटा, और मैं कहती हूँ मैं उस दिन जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से पेमेंट कर दूंगी। समझ आ गई बात? बच्चे अब एक्सचेंज रेट रिजीम्स, एक्सचेंज रेट बच्चे कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, पढ़ा हुआ +1 में और +2 में। एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय बच्चे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यस, याद है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है बच्चे वो बनाती है। देख ऐसे, ये क्या है बेटा? मेरा डिमांड फॉर सप्लाई फॉरेक्स है, दिस इज सप्लाई फॉर फॉरेक्स, जहां पे भी इंटरसेक्शन करता है इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, ओके। बट गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस दोज एक्सचेंज रेट्स इन वेरियस वेज। जहां पे गवर्नमेंट सिर्फ अगर बच्चे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया मैं ही करेंसी जो है डिटरमाइन करूंगी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई नहीं करेगी, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तीसरा आ जाता है जहां पे फिक्स फ्लेक्सिबल के साथ गवर्नमेंट जो है इज अलाउड टू इंटरफेयर। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली, उसको हम क्या बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। और उसमें क्लीन फ्लोट अलाउड है, डर्टी फ्लोट अलाउड नहीं है। ठीक है, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन करेंसी इज डिफाइंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। मैंने समझा दिया आपको। In this section, we will examine some important exchange rate, जो भी 3 broad categories बच्चे हमारे पास कौन सी हैं? Purely by private market, और ये कौन सी है प्राइवेट मार्केट वाली बच्चे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, वैल्यू चेंजेस कॉन्स्टेंटली एज डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट्स। In another system, currency values are allowed to change, but government will participate in exchange currencies and efforts. ये क्या है बच्चे? फिक्स्ड रेट। Yes. Finally, जो थर्ड वाला है, गवर्नमेंट में seek to fix the values of the currencies either through participation in market or through regulatory policies. This is managed floating. ठीक है, an exchange rate regime is a system by which the government manages। वही बच्चे इसमें अब क्या करें, हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो क्या है बच्चे? 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम्स में है, जो कि 2 एक्सट्रीम एंड्स में है। एक तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जिसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो है डिटरमाइन करती है कि क्या एक्सचेंज रेट रहने वाला है। फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम क्या होता है? जो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है, चलूं बेटा आगे। Yes, ma'am. फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है बच्चे? जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्केट फॉर फॉरेक्स। ठीक है, the advantages of being self-regulating is that there is no need for the government intervention in the exchange rate, and the rate is left to the market forces of demand and supply। बच्चे जिसकी भी डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस कम होगा, जिसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस कम होगा। यस, जिसकी सप्लाई कम होगी और जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसका प्राइस। मेरी बात सुनो ना, ये लिख लो डिमांड एंड फॉरेक्स प्राइस आर आर positively related, that is if demand for forex rises, price foreign exchange price also rises, forex also rises। if demand falls, forex price also falls। दूसरी साइड पे लिख लेंगे सप्लाई एंड
फॉरेक्स प्राइस जो है आर बोलो नेगेटिवली रिलेटेड दैट इज if supply for forex increases price falls, if supply falls then price rises. चले Yes, ma'am. लिख लिया, साथ लिख लो आराम से। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग में, कि ये ना अनप्रिडिक्टेबल होती है। एकदम से प्राइस कभी राइज हो, डिमांड किसी की बढ़ जाएगी तो प्राइस एकदम से शूट अप हो जाएगा। बेटा से सपोज मैंने कोई फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन किया हुआ, फॉरवर्ड समझ गए, जहां पे मैंने प्री डिटरमाइंड प्राइस नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आज ही सौदा कर रखा है 3 महीने का, लेकिन पैसे जो है डिसाइड नहीं किए हुए। बच्चे अगर आज डिमांड बढ़ गई, ठीक है, पाउंड की, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, मुझे लॉसेस हो जाएंगे। समझ आ गई? Contract between buyers and sellers in different markets was not only reckoned with possible changes in price but the other factors also। कह रहे सिर्फ प्राइसेस ही नहीं, और चीजें तो मैटर करती हैं। अगर हमारा रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज के साथ थोड़ा सा गड़बड़ आ जाए, या फिर अग्रीमेंट जो है कुछ भी कैंसिल हो जाए, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। An agreement by Indian distributor to purchase certain quantity of US goods each other, for example, will be affected by the possibility that exchange rate between Indian rupee, वही बात है मैंने समझाया। अब मैंने क्या एक्सचेंज सोच रखा था कि मैं यूएस से गुड्स खरीदूंगी, मैं अपने एग्जाम्पल में यूके बोल रही थी, यहाँ पे हर जगह यूएस ही है। यूएस से मैंने कुछ गुड्स सोचे थे लेने के लिए। बच्चे अगर अब मैं इतना ज्यादा यूएस की डॉलर की यूएसडी की अगर डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, मेरा लॉस होगा ना, क्यों, मेरा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। ये लिखा होगा। So they are what, riskier and thus increase the cost of doing business with other countries. Managed float system क्या है बच्चे? Government and central banks often seek to increase or decrease the exchange rate by buying and selling their own securities, currencies। मतलब गवर्नमेंट जो है बच्चे अगर डी वैल्यू करना चाहती है तो अपनी मार्केट में करेंसीज को बेचने लग जाएगी, ताकि ज्यादा सप्लाई होने लग जाए। अगर वो रीवैल्यूएट करना चाहती है तो खुद ही खरीदने लग जाएगी, महंगी कर देगी करेंसी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। यस, तो कह रहे एक्सचेंज रेट्स आर स्टिल फ्री टू फ्लोट बट गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। इसको हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोट। Typically, the purpose of such intervention is to prevent sudden large swings in the value of nation's currency। अब कह रहे कारण क्या है एकदम से कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और खरीद ले या बेच दे, ताकि एकदम से अगर करेंसी बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड हो गई तो महंगी हो जाएगी, एक्सट्रीम सप्लाई हो जाए तो बिल्कुल ही इकोनॉमी मेरी गिर जाएगी। तो कह रहे गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल करने की इजाजत दी हुई कौन सा सिस्टम है, मैनेज फ्लोट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद बच्चे फिक्स्ड क्या होता है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज सेट बाय द गवर्नमेंट ओनली। यहाँ पे क्या बच्चे हम रीवैल्यू डिवैल्यू करेंगे कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ ये कहेगी ये एक्सचेंज रेट है, गवर्नमेंट कहेगी सिर्फ ये एक्सचेंज रेट है। यूएस कहेगा मैं अपना $1 तुम्हें 80 रुपए में देने के लिए तैयार। इंडिया कहता है नहीं जी नहीं, मुझे तो 75 रुपीज में मैं खरीद सकता हूँ $1। तो क्या करेंगे, नेगोशिएट करके एक टर्म पे आएंगे, ओके 78 डन। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं एंड ओपन इकोनॉमी द मेन एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड रेट regimes आर लेस रिस्की। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो बच्चे क्या ऊपर नीचे होगा, ज्यादा प्राइस नहीं होगा, तो लेस रिस्की है। और बच्चे अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं अगर रिस्क भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी मैं आराम से सिक्योरली कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ज्यादा गड़बड़े नहीं होने वाली। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज से जब मैं पैसा कमाने की कोशिश करती हूँ, मैंने लास्ट में बताया था बच्चे। तो कह रहे हैं इससे स्पेकुलेशन जो है एक्सचेंज रेट की वो भी कम हो जाती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इम्पोजेस डिसिप्लिन इन द कंट्री एंड लोअर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रहता है।
क्यों बच्चे, अब हमारे को इन्फ्लेशन कम या ज्यादा करने की तो टेंशन, ये रेट है जिसपे हम या तो खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, तो ज्यादा क्या मैं अपनी करेंसीज के साथ छिड़खानी करूंगी? दिव्यांग नहीं करूंगी। बच्चे स्टेबिलिटी रहेगी। एक्सचेंज रेट पेग क्या होता है बता देते, कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पेग, पेगिंग एक टेक्निक होती है जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि हम एक एक्सचेंज रेट ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं, तो इस पे ही हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, ना ज्यादा होगी करेंसी ना कम होगी, फिक्स्ड है, तो उसको एक्सचेंज रेट पेग बोलते हैं। ठीक है। However, the fixed or managed floating system regimes, the central bank is required to stand ready to intervene in the foreign exchange market and also maintain adequate amount of forex. So, कौन intervene कर सकते हैं? Central bank कर सकता है ना? Yes. तो बच्चे floating exchange rate has many advantages. Floating क्या था? Free. तो बस बच्चे अपने इंडिपेंडेंटली मॉनेटरी पॉलिसीज आप परस्यू कर सकते हो, परस्यू मतलब लागू कर सकते हो। यस। यूज एज अ पॉलिसी टूल, अगर बच्चे मुझे नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज डिक्रीज करना है, कोई भी ट्रेडिंग किसी पर्टिकुलर गुड में इंक्रीज डिक्रीज करनी है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाना है या रिड्यूस करना है, तो बच्चे वो मैं इजीली कर सकती हूँ इसमें। यस, कह रहे इट इज अ पॉलिसी टूल, फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकर्स कैन एडजस्ट नॉमिनल एक्सचेंज रेट टू इन्फ्लुएंस द competitiveness of the tradable goods sector. Then बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व्स, लेकिन अगर फिक्स्ड रेट सिस्टम है तो बच्चे क्या करना पड़ेगा? रिजर्व्स हमारे मेंटेन करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे क्या है, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। और रिस्क प्रीमियम क्या होता है बताते हैं? रिस्क प्रीमियम टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड एसेट्स ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स। रिस्क प्रीमियम का मतलब सुन लो बेटा। रिस्क प्रीमियम होता है कि क्योंकि मुझे डर है, मुझे क्या है? डर है कि मेरी करेंसीज का प्राइस बढ़ने या कम होने वाला है, तो मैं यूएस वाले के साथ एक ट्रांजैक्शन कर रही हूँ ना, कि मैं कल को यही रेट पे तेरे से सामान खरीदूंगी, तो वो कहेगा ठीक है तू सामान खरीद ले, पर क्या है, मैं तुझसे कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट टाइप चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्यों? मैं तेरा रिस्क खत्म कर रहा हूं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट प्रीमियम। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट प्रीमियम। तो अगर मुझे बच्चे रिस्क को नलिफाई करना है, तो उसको अपने आप को उस रिस्क से बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम मीन्स सम अमाउंट ओवर एंड अबव द पार वैल्यू। ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम। ठीक है, समझ आगे? बात बहुत जनरल है, आप पूछो पूछो। एक्सचेंज रेट पेग क्या होता है बेटा? पेग जो होता है ना, ये जो पेगिंग की बात कर रहे हैं, ये क्या है? पेग जो है इसका मतलब पेगिंग होता है। अब पेगिंग क्या है? टेक्निक है ये भी बच्चों, जहां पे ना हम आज ही क्या कर लेंगे? फ्यूचर का प्राइस जो है फिक्स कर रहे हैं। यस, है ना? फ्यूचर प्राइस फिक्स कर रही हूँ। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी अब मेरे क्या है? लेस रिस्की है, लेस और नो रिस्क, है ना? नो रिस्क। तो बच्चे ये जो टेक्निक है इसको हम क्या कहते हैं? पेगिंग। पेगिंग। तो फ्यूचर, ये कह रहे हैं एक्सचेंज रेट पेग मींस आज ही मैं फ्यूचर का, ये जो बाद का जो एक्सचेंज रेट है उसको आज ही फिक्स कर। ठीक है, समझ आ गई बच्चा? अब नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल क्या होगा बच्चे? जहां पे इन्फ्लेशन जो है हमने मतलब इंक्लूड किया होगा। रियल मीन्स जहां पे मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया होगा। प्लीज बहुत ध्यान से करेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात क्या कह रहे हैं? रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वैल्यू मैंने इसमें से निकाल दी होती है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, सो आंसर शुड बी रियल एक्सचेंज रेट। वाई? बिकॉज नॉमिनल में तो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, रियल ही तो है जिसमें हम एक्सचेंज रेट में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल के फेंक देते हैं बेटा। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? जहां पे हम क्या करते हैं बच्चे? एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं आज के रेट पे। आज का रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन। आज का रेट क्या होता है? इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। आज तो कह रहे हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच पर्सन कैन ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर
For any country, there are many nominal exchange rates because its currency can be used to purchase many foreign currencies. Real exchange क्या होगा बेटा? गुड्स की वैल्यू में जब मैं एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं तुझसे 100 किलो दिव्यम आलू खरीदने वाली हूँ, आप कहते हो ठीक है आप मुझे उसके बदले 5 किलो प्याज दे दो। गुड्स एंड सर्विसेज, क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन की कहीं पे भी आएगा? कहीं पे भी कोई लेना देना है? डिमांड एंड सप्लाई से क्या इफेक्ट होगा? The real exchange rate is the rate at which person can trade the goods and services for the country for goods and services of another. तो एक तरह का बार्टर है ना? अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो बस। उसके बाद बच्चे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। रियल एक्सचेंज रेट क्या बच्चे? नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। क्या कर रहे हैं मेरी बात सुनो। Real means in terms of goods and services excluding inflation. नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया मतलब कहने का कि 1 किलो प्याज जो है मैं 1000 रुपए की बेचती हूँ, ठीक है। और बच्चे मेरी इकोनॉमी का एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज रेट, ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस क्या बच्चा? 82, फॉरेन प्राइस क्या? 1, तो मुझे कितने का पड़ रहा है ये? यस और नो? Yes. ठीक है, 8,000. 82,000 अमाउंट लिख लो, एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से सपोज और बढ़िया तरीके से समझा दो एग्जाम्पल। अब सिंपल से समझाते बच्चे। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मींस द रेट एट विच, मतलब एक करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अनदर करेंसी, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी गुड्स है, ठीक है, 2 रुपए में जो है कह लो $1 इज इक्वल टू 2 रुपया कह लो, एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा, ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? 2 रुपया इंटू डोमेस्टिक प्राइस क्या बच्चे मेरी करेंसी का? 2, फॉरेन प्राइस क्या है? 1, तो 4 रुपए का मुझे सामान पड़ रहा है ना। समझ गए ना कहानी? ये सिंपल सी बात करें, मतलब जो भी आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए नहीं आए, सिंपल सी बात है। जो भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसमें से आप क्या कर रहे हो? देखो प्राइस का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हो, प्राइस का इफेक्ट क्या कर रहे हो बच्चे? कैंसिल कर रहे हो, तो आपके पास रियल इफेक्ट रेट आ जाता है। ये देखो, नॉमिनल इंटू डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय फॉरेन। The real exchange rate depends upon the nominal exchange rate as the price of the goods in the two currencies are measured in local currency. While studying the economy as a whole, we use price indexes. तो बच्चे बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स एंड फॉरेन प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स नंबर्स याद है? प्लस हमने पढ़े थे बच्चे, लास्ट चैप्टर था इंडेक्स नंबर्स। ऐसा होता था बेस प्राइस, अरे अभी उसमें भी नहीं पढ़ा स्टार्ट्स में। हाँ, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, ये आपके पास क्या आ जाता था? प्राइस इंडेक्स आ जाता था। P1 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। Exchange rate concept, the real effective exchange rate is a nominal effective effect exchange rate divided by price deflator. अब ये डेफिनेशन बस डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है। कह रहे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? नॉमिनल, ये देखो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर इंडेक्स कॉस्ट, ये भी ले सकते हैं ना। ये क्या है? अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो प्राइस डिफ्लेटर नहीं आ जाता? डिफ्लेटर या इन्फ्लेटर निकल जाएगा कि किस प्राइस से मैंने इन्फ्लेट या डिफ्लेट की हुई वैल्यू। Foreign exchange rate market बच्चे, commercial banks also perform trading operations in their own interest। ये छोड़ो, brokerage क्या होते हैं बच्चे? brokerage क्या है? एक cost है या commission है which is paid to the brokers in the market। Now who are brokers? brokers होते हैं जो भी हमारे exchange करा रहे shares के, जो भी shares बेच और खरीद रहे in the stock market, ठीक है। तो brokerage houses are playing an important role in contractors between large number of banks, funds, commission houses, dealers, etc.
commercial banks and brokerage houses do not execute currency exchange operations at prices set by other active players but come out with their own prices as well. कह रहे दूसरों ने जो प्राइस सेट किया वो ही नहीं लेंगे, अपना खुद का भी प्राइस लेके आ सकते हैं. ठीक है. Actively influencing the price, this is called, that is why they are called market makers. So simple सा question आपकी किताब में एक ये है, who are the market makers? दो लोग हैं, commercial banks and brokerage houses. फिर से क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, who are the market makers? So two answers कौन है, commercial banks and brokerage houses. उसके बाद बच्चे टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. करंट ट्रांजेक्शन क्या है, स्पॉट मार्केट. और इसमें ना जब बच्चे हम सेटलमेंट की बात करते हैं ना, सेटलमेंट, तो ट्रांजेक्शन प्लस 2 days देते हैं. मतलब 2 दिन में आप अपनी जो भी सेटलमेंट करना चाहते हो वो कर लो, जो भी सेटलमेंट करनी है 2 दिन के अंदर अंदर फाइनल कर लो. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं T+2, मतलब ट्रांजेक्शन प्लस 2 days. कहाँ मिलते हैं, स्पॉट मार्केट में. फ्यूचर मार्केट क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, फॉरवर्ड्स भी हो सकती है, फ्यूचर्स भी हो सकते हैं. फॉरवर्ड क्या हुआ, आज सौदा कर लिया, प्राइस उस दिन दूंगी जो भी उस दिन का होगा. फ्यूचर क्या होता है, आज सौदा कर लिया और आज ही प्राइस डिटरमाइन कर लिया जो 3 महीने बाद पे कर रहे हैं. ठीक है पक्का. ये T+2 मैंने बता दिया ना, टेक्स्ट 2 days लिखा हुआ. फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व टू, ये ना व्हीकल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले समझ लो, रीड बाद में कराते. व्हीकल करेंसी क्या होती है बच्चे, ऐसी करेंसी जो ना में जिसने एक्सपोर्ट करना है उसकी भी करेंसी नहीं है, जिसने इंपोर्ट करना है उसकी भी करेंसी नहीं है. कोई थर्ड ऐसी करेंसी है जो कि आप भी लेने के लिए तैयार हो और मैं भी डील करने के लिए तैयार हूं उसको हम क्या कहते हैं, व्हीकल करेंसी. और सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड इज US डॉलर्स. तो अगर आप से सपोज इफ यू गो टू मॉरिशस, मैं आपको अपना बताती हूँ कि ना वहां पे मॉरिशस रुपीज अलग होते हैं, वो यहाँ के हिसाब से 2, मतलब 1 मॉरिशस डॉलर्स रुपीज इज इक्वल टू 2 INR होते हैं. समझ गए, ये मतलब वो बड़ा है ये छोटा है इंडिया को. ठीक है, समझ गए ना कहानी. अब क्या हुआ वहां पे, अगर आपके पास, मेरे पास मॉरिशस रुपीज नहीं थे, मेरे पास डॉलर्स थे, सो दे वर रेडी टू टेक डॉलर्स आल्सो, जबकि उनकी वो करेंसी नहीं है. समझ गई मेरी बात. तो व्हीकल करेंसी क्या होती है, जो एक इंसान दे रहा है उसकी भी करेंसी नहीं है, जो ले रहा है उसकी भी करेंसी नहीं है, पर दोनों उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हीकल करेंसी. क्या कहते हैं उसको, रीड कर लेते हैं फिर समझ आएगा. A foreign exchange transaction can involve two currencies. Most transactions involve exchange of foreign currencies for USDs, even when it is not the national currency of either the importer or the exporter. ना importer की currency ना exporter की किसी third currency को लेके exchange कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, vehicle currency. और सबसे ज्यादा कौन सी है बच्चे, यहाँ पे डॉलर जो है, USDs जो है वो सबसे ज्यादा फेमस vehicle currency है. डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, बच्चे कौन डिटरमाइन करेगा, डिमांड एंड सप्लाई करेगी. क्योंकि इन्फ्लेशन तो तभी होगा ना जब किसी की डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर जो है बच्चे वो तो क्या हो जाएगी, उतनी रहने वाली है. लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है, उसका प्राइस बढ़ रहा है ना. रियल वैल्यू तो उसकी उतनी है बेटा, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा है. तो यूजुअली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करते हैं हमारे बच्चे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बच्चे. लेकिन कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरफेयर कर सकती है, राइट. लेकिन बच्चे कह रहे हैं लोग खरीदते क्यों है फॉरेन करेंसी, या तो खरीदने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मतलब मेरा कोई बाहर रहता है नेफ्यू, मुझे उसको गिफ्ट देना है, मुझे कई बाहर गुरुद्वारा बन रहा है या मंदिर बन रहा है, उधर पैसे देने हैं, डोनेशन देने हैं. ठीक है. इंडाउमेंट क्या होता है, बेनिफिट्स देने से. सपोज मेरा कोई बाहर कोई मेरे दादाजी रहते हैं, उनको मैंने पेंशन देनी है, या इंडिया सॉरी मैंने उनको पैसे देने हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट उसको वहां पे पेंशन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स, अगर से सपोज इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे बाहर, तब भी मुझे पैसा चाहिए दूसरी करेंसी में. यस. परचेज फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, बॉन्ड्स,
शेयर्स खरीदने हैं तो भी मुझे बाहर के ही पैसे चाहिए, फॉरेन बैंक अकाउंट बाहर खोलना है तब भी बच्चे वो उसी अकाउंट में ही खुलेगा ना। डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल मतलब अगर मुझे क्या करना है वहां पे, कोई जगह खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है। स्पेकुलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटीज, ये समझाया था मैंने। स्पेकुलेशन मींस अगर मुझे प्राइसेस के बढ़ने या घटने से फायदा उठाना है तो दैट इज स्पेकुलेशन। हेजिंग क्या होता है, अपने आप को कवर करना फॉर फ्रॉम रिस्क। एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, जैसे एग्जाम्पल हो, मैंने वो ये 3 महीने बाद एक ट्रांजैक्शन किया हुआ है, सुन लो नहीं तो समझ नहीं है। हेजिंग का एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने 3 महीने बाद, वही बात है, मैंने यूएस से जो है वो, ये यूके से वही है, 106 रुपए का मैंने ट्रांजैक्शन किया हुआ है कि मैं 50 किलो आलू खरीदूं। अब बच्चे क्या है कि मैं 7 महीना, मुझे सॉरी मैंने डिटरमाइन नहीं किया हुआ, प्राइस नहीं पता, सॉरी राइट। अब क्या है, मुझे डर है कि कल को ये जो प्राइस है ये कम ना हो जाए। अब मैंने, सॉरी दोबारा से रुको। हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स की। आज क्या है बच्चे, एक आईएनआर, मैं आईएनआर इंडिया में बैठी हूँ और मैंने क्या करना है बच्चे, यूके से मैंने ट्रांजैक्शन किया है 106 रुपए, 106 रुपए प्रति किलो, मुझे 10 किलो आलू खरीदने हैं जितने भी, ठीक है। अब बात क्या हुई बच्चे, मुझे ये भी डर है ना कि कल को यूके का अगर प्राइस जो है गिर गया तो मैं क्या करूंगी, डर है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन में, यहां मैं क्या कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ ना, यहां मैं सेल के लिए ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ जो आलू है ना, 3 महीने बाद मैं तुम्हें 107 रुपए में बेचू, 106 में खरीदूंगी, 107 में बेच दूंगी, 1 रुपए पर पाउंड का मैं फायदा उठाऊंगी, ठीक है। दिस इज हेजिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, ठीक है। The supply of foreign exchange to the home currency results from purchase of home exports, ये ऊपर भी सेम लिखा हुआ है कि सप्लाई करनी है तो क्यों एक्सपोर्ट हो रहे होंगे, उल्टा ले लो ना। सप्लाई क्यों करोगे, अगर आपने सेल करे गुड्स, यूनिलेटरल इनकम्स जो है या रिसीव किए बच्चे, इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आई है, किसी ने ये फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया में खरीदे हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक अकाउंट इंडिया में खुला है, अगर सॉरी हमारे बैंक अकाउंट में फॉरेनर्स ने बैंक अकाउंट खोला है इंडिया में, ठीक है। डायरेक्ट ओनरशिप इन रियल कैपिटल इन इंडिया है, ठीक है। या फिर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग हमारे इसमें ट्रांजेक्शन में हुई है। अब अच्छा ये देख लो, सिंपल सी बात है, ये भी हमने ऊपर कर ही लिया था। दिस इज अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे भी इंटरसेक्शन है दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉरेस्पॉन्डिंग रेट आ जाएगा, और ये है क्वांटिटी जितनी सेल, ठीक है, ठीक है। चलो आज जो भी रेट चल रहा है उस पर ट्रांजेक्शन करो। शेयर्स तो बाद में भी खरीदे जा सकते हैं ना, अभी क्या, अभी जो भी मैं खरीद रही हूँ पेमेंट साथ साथ कर, समझ गए ना। 2 दिन मिलते हैं बस सब कुछ सेटल करने में, 2 दिन के अंदर अंदर। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बेटा, इसमें सिंपल सी बात वो है बच्चा, अगर से सपोज यही से समझ लेते हैं, एग्जांपल देखो। अगर बेटा ये आपका एक्सचेंज रेट पहले था, ये आपकी क्या है, सप्लाई है, या आपकी क्या है, डिमांड है, ठीक है। अगर अब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बच्चे अगर आपकी सप्लाई सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, देखो ये भी बढ़ रही है ना सप्लाई, तो प्राइस क्या होगा, फॉल होएगा ना, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस विल फॉल, बट क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी होगी ना। ये तो डायग्राम ड्रॉ करके हल्का सा पेंसिल से भी बना के देख सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मतलब कहने की बात है। डीवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन वर्सेस एप्रिसिएशन, जल्दी बता दो। डीवैल्यूएशन जो होती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल बैंक करता है, बाय बाइंग और सेलिंग इट्स ओन करेंसी इन द मार्केट, ठीक है।
और रीवैल्यूएशन भी वही है, डीवैल्यूएशन हुआ जब हम अपना प्राइस गिर रहे हैं टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स, रीवैल्यूएशन है जब हम अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होगी, क्योंकि डिमांड जो है हमारी करेंसी की कम हो गई है तो हमारी वैल्यू जो है वो गिर गई है। एप्रिसिएशन है क्योंकि हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ गई है या सप्लाई कम हो गई तो हमारी वैल्यू जो है करेंसी की बढ़ गई है, दैट इज एप्रिसिएशन, ठीक है। साथ impact of foreign exchange fluctuations on domestic economy, देख एक से यही रह गया हमारा इस टॉपिक में। आज पढ़ लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। जितना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, बता चुका। Impacts of foreign exchange rate fluctuations on domestic economy. Fluctuations in exchange rate have significant role in determining the nature and extent of country's trade. Obviously, अगर मेरी इकोनॉमी की करेंसी सस्ती है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, अगर महंगी है एप्रिसिएटेड है तो इम्पोर्ट ज्यादा, ठीक है। फ्लक्चुएशंस जो है बच्चे हमारे रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अगर तो बच्चे हमारी ज्यादा सुनो, अगर हमारा प्राइस जो है इकोनॉमी का फॉरेन एक्सचेंज गिर गया तो बच्चे उसका मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी का प्राइस जो है कंपैरेटिवली सस्ता हो गया, ठीक है, और दूसरी कंट्री का बढ़ गया है, महंगा हो गया, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में क्या बढ़ेगा बच्चे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगी। ये कहानी लिखी है, यू कैन गो थ्रू इट, मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, है वही कहानी बिल्कुल सेम कि फॉरेनर्स हैव टू पे दिस मच फॉर दिस व्हिच दे वर अर्लियर पेइंग दिस मच फॉर दिस, सो दैट मींस इट हैज नाउ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। समझ गए? दिमाग खपाना है तो खपा सकते हो, सिंपल मैंने तुम्हारे को समरी दे दी। फिर एक्सचेंज रेट चेंजेस अफेक्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक पॉलिसीज स्पेशली कह रहे हैं अगर हाँ अगर तो बच्चे क्या हुआ, ये देखो, अ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि फॉरेन गुड्स जो है रिलेटिवली महंगे हो गए हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएट हुई अगर मेरी इकोनॉमी की करेंसी तो फॉरेन गुड्स जो है बच्चे वो होम करेंसी में हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है, और हम क्या पैसा बाहर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इंक्रीज डिमांड फॉर बोथ डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग गुड्स एंड इनकरेज, इससे क्या होता है कह रहे हैं आउटपुट भी इंक्रीज होगा मेरी कंट्री का। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड द गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, so I am going to produce it here only. Why? Because we have a market for exported goods, imported goods here. ठीक है ना, है तो कह रहे तुम खुद बना लो, बेच लो तो आउटपुट एक्सपैंड होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सब बढ़ेगा इकोनॉमी में। However, कह रहे the positive effect of currency depreciation, however, depends on the switching of demand has taken place in the right direction and in the right amount. अब कह रहे ये भी जरूरी होना चाहिए कि जो हमारा डिमांड है ना, से सपोज अगर मेरी डेप्रिसिएट हो गई इकोनॉमी में, ठीक है, बाहर के लोग अगर सामान खरीद रहे हैं, खरीद तो रहे हैं, आउटपुट हमारी इकोनॉमी का बढ़ेगा, जिसकी भी हमने से सपोज किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम कर दिया तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए। तो कह रहे हैं कि डिमांड भी फायदा कब है, जब हम जिस तरीके से जिसका हमने आउटपुट इंक्रीज किया है अपनी मार्केट में और बाहर वालों के लिए, वो ही खरीदने के लिए तैयार। अगर वो नहीं खरीद रहे तो बच्चे क्या मुझे कोई फायदा होगा इंक्रीज आउटपुट से? ठीक है, ये फालतू का पॉइंट। अब कह रहे फॉरेन इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली हाई, डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी वुड अगेन गेन अ लॉट, ठीक है। इफ एक्सपोर्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो कह रहे हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करेंगे। देखो कुछ देयर इज नथिंग न्यू और डिफरेंट इन दीज पॉइंट्स, राइट। डेप्रिसिएशन कह रहे हैं उससे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। डेप्रिसिएट क्यों हो रही है इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं इट विल ऐड टू द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है, जो कि हम बात करें कि कंज्यूमर जो अपनी स्पेंडिंग कितनी कर रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। फिर कह रहे हैं इम्पैक्ट इज ग्रेटर कॉम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन बास्केट कंसिस्ट ऑफ मोर इंपोर्टेड गुड्स, इनडायरेक्टली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्या होता है समझाती हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में रिजल्ट थ्रू पॉसिबल एस्केलेशन इन द कॉस्ट। देखो क्या कह रहे हैं, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है डिमांड पुल और दूसरा होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब समझेंगे,
कह रहे हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, उसकी वजह से बच्चे और महंगा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर उसकी वजह से बच्चे अगर डीवैल्यूएशन हो रही है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन उसकी वजह से आ रहा है, तो क्या वो फायदेमंद है? नहीं है, दैट इज नॉट फायदेमंद। लेकिन अगर डिमांड पुल है, डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ, तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि उससे तो एक्सपोर्ट सस्ती होगी। लेकिन वही बात है, अगर कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो क्या वो बेनिफिट देगा हमें? नहीं देगा। फिर देख लेते हैं, आ जाओ, अगर कहीं और ये लिखना है। अच्छा, अब ये पढ़ाती हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में रिजल्ट दो पॉसिबल एस्केलेशन, मतलब इंक्रीज होगी हमारी प्राइसेस। इन सच इन्फ्लेशनरी सिचुएशन सेंट्रल बैंक विल हैव नो इंसेंटिव टू कट डाउन, है ना। कह रहे कि हम इंक्रीज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स वगैरह भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, एकदम से बर्डन जो है इंक्रीज होने वाला है। वाई बिकॉज द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड। If the cost has increased and because of that the inflation has risen, it has less or no good impact, right? फिजिकल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, करेंसी डेप्रिसिएट्स, तो क्या होगा बच्चे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, इंपोर्ट कम मतलब फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा, तो पॉजिटिव बीओपी रहेगा। वो बात कर रहे हैं। Companies that have borrowed foreign exchange through external commercial banks but have careless and did not sufficiently hedge those loans against, अभी hedging का मतलब समझाया ना कि एक जगह से ले लिया और दूसरी जगह दे दिया। हाँ, तो कह रहे हैं अगर तुमने उतना दिमाग लगाया नहीं ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अपने लोन्स को रीपे करने के लिए, क्योंकि कल करेंसी बढ़ या कम हो सकती है। तो कह रहे हैं वो भी बेवकूफी नहीं करनी। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज में लोन्स वगैरह लेने हैं तो आपको प्रॉपरली हेज करना पड़ेगा। मतलब अगर एक जगह से लोन लिया तो दूसरी इकोनॉमी में हमारे को क्या करना पड़ेगा, लोन दे दो। Countries with foreign currency denominated government debts, currency depreciation will increase interest burden and cause strain to the exchequer for repaying the service debt। अब कह रहे हैं अगर कोई कंट्री, ठीक है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट डेट्स मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है बच्चे, तो अगर मेरी करेंसी डेप्रिसिएट होगी, क्या दूसरे की करेंसी में कोई चेंज आएगा? नहीं बेटा, गवर्नमेंट डेट्स मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो कह रहे हैं हमारी मतलब अगर एप्रिसिएट हमारे कंपैरिजन में हुई, बट उस करेंसी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो फिक्स रहेगी, हमारे लिए बस महंगी होगी, हमारे लिए महंगी होगी, नाउ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव फॉर अस। फिर से समझ लो, दूसरे की करेंसी में तो चेंज आएगा नहीं क्योंकि वो फिक्स्ड। मेरी करेंसी डेप्रिसिएट हुई, मेरी करेंसी डेप्रिसिएट हुई, दूसरे की तो देखो पहले क्या था, ये लेवल था ऐसे, अब ये करेंसी तो यही है, मेरी गिर गई है, तो मुझे तो अब ज्यादा पैसे चाहिए ना इस गैप को ब्रिज करने के लिए, ये बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कह रहे हैं फाइनेंशियल बर्डन जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और पब्लिक डेट, पब्लिक डेट क्यों, गवर्नमेंट देगी ना पब्लिक डेट। फिजिकल डेट, पब्लिक डेट मीन्स मोर ऑफ पेमेंट्स एंड लेस ऑफ रिसीट्स। यस, आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा आई नो इट्स बोरिंग, जस्ट टेक अनदर 2 minutes and then I'll wind up. Okay? Exchange rate fluctuations जो है, it is more difficult for firms and larger amount will have earmarked for ensuring risk against, कह रहे कुछ नहीं, अगर हमने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब सॉरी, एक्सचेंज रेट मेक्स फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मोर डिफिकल्ट। ठीक है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब मेरे को अगर आज से देखना है कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे कितने पैसे लगेंगे, तो अगर एक्सचेंज रेट बच्चे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहा और मेरा काम ही बाहर पैसा इन्वेस्ट करना है या लेना है, तो बच्चे मेरी अनसर्टेनिटी रहने वाली है और मेरे लिए डिफिकल्ट होगा ना फोरकास्ट करना। जैसे with growth investment across international boundaries, exchange rates have assumed importance। ये देखिए, to reduce fiscal deficit by the end of 22, Russia and India have agreed to switch the trade settlements in their national currencies. Over the past year, trade turnover between Moscow and New Delhi
has grown significantly and both intended to increase volumes during 23. अब क्या कह रहे हैं कि जो हमने फिजिकल डेफिसिट था, मतलब जो भी हमारा लेन देन था रशिया और इंडिया के बीच, मॉस्को इज अ पार्ट ऑफ रशिया एंड न्यू दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया, सॉरी, राइट। तो कह रहे हैं हमने क्या सोचा कि हम अपना जो फिजिकल डेफिसिट है एक दूसरे की करेंसीज में एक्सचेंज करके रीपे नहीं करेंगे, अपनी ही करेंसीज में पे कर, ये अग्रीमेंट हुआ है। बट हर कंट्री तो नहीं ये करेगी ना बेटा। रशिया के साथ तो हमारा जन्मों जन्मांतर का प्यार है, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है। उसके बाद इन मिड नवंबर लास्ट ईयर इंडिया announced plans to double the volume of trade with Russia, noting that transition to settlement in national currencies would only be an additional incentive for this. कह रहे इसकी वजह से बस आपको ध्यान में रखना, क्योंकि हमने अपनी ही करेंसीज में, कौन सी कंट्रीज में मेरा बच्चा, इंडिया ने किसके साथ ऐसा अग्रीमेंट एंटर किया, रशिया के साथ। ये ध्यान रखना, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को और न्यू दिल्ली के बीच में ये बात चल रही है। और बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा और फायदा ही होने वाला है। इस साल ये डबल करने की सोच रहे हैं, इस साल मतलब 2023-24। ठीक है। फिर मतलब इस साल मतलब पिछले साल किताब में लिखा है ना बेटा, इस साल तो वो बता रही हूँ 23-24। उसके बाद आपने बस कुछ नहीं है, ये मैंने समझाया था, आप लोगों को भी समझा देती हूँ बच्चे आज। अगर डिमांड बढ़ती है तो किसी कंट्री की करेंसी एप्रिसिएट होती है या स्ट्रोंगर हो जाती है। यस। और बच्चे फॉरेन करेंसी अगर अगर फॉरेक्स बढ़ गया, महंगी हो गई, तो उसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। देखो मैंने ना ऐसे लिखवाया है, मैं तुम्हारे को अलग से अपने तरीके से समझा के रुको, वेट वेट, डोंट राइट, खच्चर पच्चर हुई हुई मैं समझ नहीं। पहले होम करेंसी देख लो। अगर इंडियन जो है हमारी होम करेंसी बच्चे, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो मतलब एप्रिसिएट हो गई, एप्रिसिएट होगी तो बच्चे एक्सपोर्ट्स जो है कम हो जाएंगे ना, महंगे हो जाएंगे लोगों के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी फॉल हो जाएगी, इंपोर्ट्स हमारे फिर भी बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स विल राइज। इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन करेंसी, से सपोज डॉलर्स, डिमांड फॉर डॉलर्स अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो एप्रिसिएटेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट हुई है तो इंडियन रुपी पे उसका फर्क क्या होगा बच्चे, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अगर ये एप्रिसिएट हुई मतलब ये स्ट्रांग हो गई, ये डेप्रिसिएट हुई तो मतलब ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यस। अगर इसकी डिमांड बढ़ गई तो बच्चे इसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे। अगर इसके बच्चे ये जो है इसकी डिमांड बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई, इसके एक्सपोर्ट्स जो है बच्चे हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। लेकिन इसके इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, बट मेरे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए, ये एक है, ये दूसरा लिख लो बच्चे, लिख लो। बस अभी के लिए, आज के लिए यही यही रहेगा, कल हम लास्ट यूनिट फिनिश कर लेंगे। देखो ज्यादा समझने के लिए नहीं था इसमें ना।